नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों जहां पे हम लोगों ने पिछली बार अपने चैप्टर नंबर 9 को रोका था वहीं से फॉरवर्ड करेंगे। सॉरी, थोड़ा पीछे डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, यहाँ पे काफ़ी तेज बादल गरज रहे हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे द एटर्नल लॉ ऑफ सफरिंग। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का सिद्धांत दिया, नॉन वायलेंस का सिद्धांत दिया। महात्मा गांधी जी के हिसाब से अहिंसा का मतलब क्या है, स्ट्रगल जो होना है इंडिया में उसका मतलब क्या है। गांधी जी ने बोला कि देखिए, ये जो नॉन वायलेंस है ना, ये जो शांति का सिद्धांत है ना, इसका मतलब ये है कि आप अच्छा करते रहो और आप लगातार अच्छा करते रहो। और अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो उसके बदले में आप कुछ एक्सपेक्ट मत करो। सीधे सीधे बोलना था गांधी जी का। गांधी जी ने बोला कि नॉन वायलेंस आसान नहीं है, नॉन वायलेंस बहुत मुश्किल है। गांधी जी की ये जो आप कह सकते हो नॉन वायलेंस का सिद्धांत था, इसका मतलब क्या था। इसका मतलब यह था कि अगर आप वायलेंस करते हो तो आप इतने ताकतवर नहीं हो, और अगर आप नॉन वायलेंस करते हो तो ज्यादा ताकतवर हो। ऐसा क्यों बोला गांधी जी ने? ऐसा इसलिए बोला गांधी जी ने कि देखिए, वायलेंस में आपको एक मौका मिलता है कि आप अपने अपोनेंट को कुछ कर सकते हो, उसको मार सकते हो। लेकिन नॉन वायलेंस में आपको ऐसा मौका नहीं मिलता है। नॉन वायलेंस में अगर आपको कोई मार रहा है तो आप मार खाओ, और तब भी उसके लिए बुरा मत सोचो। और ये एक बहुत बड़ी चीज है, सबके बस की बात नहीं होती है। गांधी जी ने ये जो इनडिस्पेंसिबल लेसन था नॉन वायलेंस का, इसको साउथ अफ्रीका में सीखा। गांधी जी ने क्या बोला? आई सक्सीडेड इन लर्निंग द एटर्नल लॉ ऑफ सफरिंग एज द ओनली रेमेडी ऑफ अनडूइंग रॉन्ग एंड जस्टिस। यानी कि गांधी जी ने बोला कि अगर मुझे रॉन्ग और इनजस्टिस को खत्म करना है तो मुझे सफर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो लोग रॉन्ग और इनजस्टिस कर रहे हैं वो दूसरों को सफरिंग कॉज कर रहे हैं, और उनसे लड़ने में मुझे सफरिंग होगी, लेकिन मैं उनको पलट के जवाब नहीं दूंगा। मैं नॉन वायलेंस को फायदा, मतलब मैं नॉन वायलेंस के सिद्धांत को मानूंगा। तो मुझे हंसते रहना है, खुश रहना है, सबके प्रति खुश रहना है, और एक ऐसा पर्सन जो मेरे लिए, जिसने गलत सोचा है, जिसने मेरे लिए कुछ गलत किया है, उसकी तरफ भी मैं कुछ गलत नहीं सोचूंगा, उसकी तरफ भी मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। ये महात्मा गांधी जी ने बोला 12 मार्च 1938 को। ये बहुत बड़ी चीज है। इस तरीके के सिद्धांत, इस तरीके के थॉट प्रोसेस आज की डेट में लोग नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे, जो 2-2 मिनट पे एक दूसरे को बोलने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। बहुत आम बात है। चलिए आगे बात करते हैं खिलाफत एजिटेशन और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। खिलाफत इशू एक बड़ा ही अजीब सा इशू था। अजीब सा इशू तो नहीं बोलूंगा मैं, एक आप कह सकते हो एक ऐसा इशू था जो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आया। महात्मा गांधी जी 1915 में इंडिया में एंट्री मार चुके थे। इंडिया में वो काफी सारे मूवमेंट्स को लीड कर चुके थे। रोलेट सत्याग्रह हो चुका था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो चुकी थी, 3-4 और इवेंट्स हो चुके थे। उस समय में 1914 से लेके 1918 तक चला था आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और ओटोमन अंपायर हार गया और इंग्लैंड जीत गया। यहां पे आप देखोगे 1920 ने ब्रिटिशर्स ने टर्की के सुल्तान खलीफा जो है ना, टर्की सुल्तान और खलीफा, ये कैलिफेट, ये एक्चुअली धर्म गुरु होते हैं। इस्लाम में इनको धर्म गुरु माना जाता है, खलीफा। तो इनके ऊपर एक हार्श ट्रीटी लगा दी, चूंकि ये हार गए थे और ब्रिटेन विनिंग पावर थी, और ब्रिटेन तो वैसे भी कॉलोनियल पावर है। कॉलोनियल पावर का कोई ईमान धर्म नहीं होता। कॉलोनियल पावर तो बस लूटने के लिए होती है। तो इन्होंने टर्किश सुल्तान के ऊपर एक हार्श ट्रीटी लगा दी। यहां पे लोग गुस्से में आ गए। खासकर ये जब टर्किश सुल्तान के ऊपर ट्रीटी लगाई गई तो इंडियन मुस्लिम्स गुस्से में आ गए, और ऑलरेडी इंडिया में लोग गुस्सा थे जलियांवाला बाग मैसेकर की वजह से। अगर आपको जलियांवाला बाग के बारे में जानना है दोस्तों, तो आप जलियांवाला बाग मेरे नाम के साथ सर्च मार दीजिए। तो मैंने 2 वीडियोस बना रखी हैं, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। तो चाहे आप हिंदी में देखना चाहो चाहे आप इंग्लिश में देखना चाहो, आप देख सकते हो। आपके सामने वीडियो नजर आ रही है, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी 1919 एंड हंटर कमीशन। इससे पहले रोलेट एक्ट हुआ था, रोलेट सत्याग्रह हुआ था, उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो ये भी देख सकते हो। वापस आ जाते हैं। तो जलियांवाला बाग की वजह से लोग नाराज थे। तुर्किश सुल्तान जो खलीफा थे, टर्की में बैठते थे इस्तांबुल में, इनके ऊपर एक खास ट्रीटी लगा दी। तो अब यहाँ पे जो इंडियन मुस्लिम्स थे, ये चाहते थे कि जो इनके धर्म गुरु हैं, जो खलीफा हैं, इनको ये परमिशन दी जाए कि भैया जो मुस्लिम सैक्रेड प्लेसेस हैं ये इनके राज के अंदर हैं। तो जो अर्स्टवाइल ओटोमन अंपायर था, जो कि अब पूरी तरीके से टूट चुका था, अंग्रेज जीत चुका था, और अब जो विलन कॉलोनियल पावर्स थी वो अपने आपस में बंदर बांट कर रही थी, इलाकों को बांट रही थी। ये क्या बोल रही थी कि भैया सब जगह बांटो। यहाँ पे मुस्लिम्स क्या बोल रहे हैं दुनिया भर के कि नहीं भाई, ओटोमन अंपायर के जो खलीफा थे, इन खलीफा को आप सारे मुस्लिम सेक्रेड प्लेसेस दे दो। जो लीडर्स थे खिलाफत एजिटेशन में इंडिया में, वो थे आपके मोहम्मद अली और शौकत अली। अब ये लीडर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। गांधी जी ने एक बहुत एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटी देखी। गांधी जी ने बोला कि हम स्वराज की डिमांड तो कर ही रहे हैं,
गांधी जी ने बोला कि हम जलियांवाला बाग मैसेकर के अगेंस्ट भी यहाँ प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे गांधी जी ने इंडिया के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इस खिलाफत इशू के साथ जोड़ दिया। गांधी जी शुरुआत से ही जानते थे कि ये जो अंग्रेज हैं ये देश को धर्म के नाम पे तोड़ने की स्ट्रेटजी में बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं। तो किसी भी मूवमेंट में हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों का प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी था, ये गांधी जी जानते थे। तो गांधी जी ने क्या किया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ जोड़ दिया और एक फ्रंट खोल दिया अंग्रेजों के अगेंस्ट, वो फ्रंट जो अंग्रेजों को काफी नर्वस कर जाएगा। यहां पे गांधी जी ने क्या बोला कि भाई खिलाफत मूवमेंट प्लस पंजाब में जो गलतियां हुई, जलियांवाला बाग मैसेकर है, खिलाफत के साथ जो गलत हुआ है, कैलिफेट के साथ जो गलत हुआ वो, और स्वराज सेल्फ रूल, ये सब हम मिलके मान रहे हैं। और ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया 1921-1922 में, आग सी लग गई इस मूवमेंट की वजह से। आप देखो दोस्तों, आज की डेट में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया लोगों के मिलने जुलने को कितना ज्यादा आसान कर देती है। उस समय पे कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था। उस समय पे जो न्यूज़पेपर्स में छप रहा है, पैम्फलेट्स में छप रहा है, मैगजीन में छप रहा है, जो वर्ड ऑफ द माउथ से जो चीजें फैल रही हैं उसी से लोगों को चीजें पता चलती थी। और गांधी जी की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी भैया, गांधी जी महात्मा बन गए। यहाँ पे हजारों बच्चों ने अपने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स को, कॉलेजेस को छोड़ दिया। बहुत सारे लॉयर्स जैसे मोतीलाल नेहरू जी, CR दास, CR राजगोपालाचारी जी, आपके असफ अली, अरुणा असफ अली जी, इन्होंने भी अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी। ल्यूक्रेटिव लीगल प्रैक्टिसेस थी भैया, ये काफी पैसा कमाते थे ये लोग, इनको छोड़ दिया। ब्रिटिश टाइटल्स को सरेंडर कर दिया गया, ब्रिटिश लेजिस्लेचर्स को बॉयकॉट कर दिया गया। जो फॉरेन से कपड़ा बन के इंपोर्ट होता था उसको भैया बॉन फायर मतलब एक जगह पे आपने चीजों को इकट्ठा किया और जला दिया, तो बॉन फायर बना दिया गया भैया फॉरेन क्लॉथ्स का। जो इंपोर्ट था फॉरेन क्लास का वो 1920 से लेके 1922 के बीच में बहुत गिरा, और दिस वाज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। यानी कि एक्चुअली में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ना, इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा था और देश वॉज ऑलमोस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ अ फॉर्मिडेबल रिवॉल्ट। यहां पे देश के अलग अलग हिस्सों में पीपल ने अपने खुद के इनिशिएटिव भी चलाए। जैसे कि बहुत जगहों पे आप देखोगे कि ब्रिटिश रूल को नॉन वायलेंटली रेजिस्ट किया गया। बहुत जगह ऐसी भी थी जहां पे मूवमेंट थोड़ा वायलेंट हो गया, बहुत जगह ऐसी भी थी जहां पे लोगों को पता भी नहीं कि गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या है, वो इस हिसाब से मूवमेंट कर रहे हैं जो गांधी जी की आइडियोलॉजी की बिल्कुल अगेंस्ट है, वो वायलेंस कर रहे हैं और गांधी जी बोलते हैं नॉन वायलेंस। अब आप देखो, अलग अलग क्लासेस के लोग, अलग अलग ग्रुप्स के लोग गांधी जी को अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे और वो अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट नाम किसका लिया जा रहा था? नाम लिया रहा था गांधी जी का। उस समय तक दोस्तों आप देखोगे देश में कोई भी एक ऐसा लीडर नहीं आया था जो मैसिव स्केल पे लीड कर सके। गांधी जी पहले ऐसे लीडर थे जो मैसिव स्केल पे देश को लीड कर रहे थे। तो भैया पीपल लिंक्ड देयर मूवमेंट टू लोकल ग्रीवेंसेस। लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कूद गए, बट कहीं ना कहीं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कूदने की वजह ये थी कि लोकल लेवल पे उनके रीजनल जगहों पे जो उनको परेशानियां हो रही थी उस परेशानियों के खिलाफ वो आवाज उठाना चाहते थे। जैसे खेड़ा नाम की जगह गुजरात में, वहां पे जो पाटीदार पीजेंट्स है उन्होंने नॉन वायलेंट कैंपेन चलाए हाई लैंड रेवेन्यू के अगेंस्ट। ब्रिटिशर्स हर जगह से पैसा ज्यादा मांगते थे, इसके अगेंस्ट कैंपेन चलाया गया। आंध्रा में और इंटीरियर तमिलनाडु में लिक्वर शॉप्स को पिकेट किया गया। पिकेटिंग समझते हैं ना, कि लिक्वर शॉप के बाहर खड़े गए आप बोर्ड वोर्ड लेके, आप कोई वायलेंस नहीं कर रहे हो और पीसफुली जो भी इस लिक्वर शॉप में खरीदने जा रहा है उसको आप समझा रहे हो कि मत खरीदो, ये गलत है। तो इस तरीके की पिकेटिंग शुरू हो गई। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में ट्राइबल्स और पुअर पीजेंट फॉरेस्ट सत्याग्रह करने लगे। इनका क्या कहना था कि भैया फॉरेस्ट में आपने जो ट्राइबल्स की एंट्री बंद करवा दी, आप हो कौन हमें रोकने वाले? तो इन्होंने अपने कैटल को फॉरेस्ट में चरने के लिए बेच दिया, क्योंकि ग्रेजिंग टैक्स वसूला जाता था। अंग्रेजों ने साफ साफ बोल दिया था, जमींदारों ने साफ साफ बोल दिया था कि तुम्हारी भेड़ बकरियां फॉरेस्ट में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो तुमसे पैसा लेंगे। इन्होंने पैसा देने से ही मना कर दिया और अपनी भेड़ बकरियों को फॉरेस्ट में चरने के लिए भेज दिया। सोचिए अंग्रेज इतने ज्यादा मतलब चालू और मैं कहूंगा बेकार किस्म के लोग थे यार। जो कैटल चर रही है ना, जो घास चर रही है कैटल, उसके ऊपर भी तुम टैक्स मांग रहे हो, ग्रेजिंग टैक्स मांग रहे हो, इस तरीके के टैक्सेस मांगते थे। तो ये जो सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे ये एक्चुअली में कॉलोनियल स्टेट के अगेंस्ट हो रहे थे। यहाँ पे गांधी जी ने एक मौका दे दिया था सबको अपनी अपनी मुसीबतों के बेसिस पे प्रोटेस्ट करने का। बट गांधी जी की सीधी सीधी बात थी कि प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए, आप वायलेंस नहीं कर सकते। जिन जगहों पे फॉरेस्ट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने का मना किया था वहां पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए। यहाँ पे 3-4 चीजें हैं। पिकेटिंग का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, पीपल प्रोटेस्टिंग आउटसाइड अ बिल्डिंग और शॉप टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम एंटरिंग, ये मैंने अभी आपको समझाया। आगे बात की जाए महंत, महंत कौन थे? तो सिख गुरुद्वारा में जो
देखिए उस समय पे जो सिख गुरुद्वारा चलते थे, उन गुरुद्वारा का मैनेजमेंट जिसके पास होता था उनको बुलाता था महंत। और इलीगल इविक्शन क्या होता था, टीनेंट्स को जबरदस्ती और अनलॉफुली उनकी जगह से निकाल देना। यानी कि बहुत सारे ऐसे फार्मर्स थे जिनका खुद का लैंड था समय समय से, ठीक है, उनको उनके लैंड से निकाल दिया। या कुछ ऐसे फार्मर्स जिन्होंने दूसरे के लैंड को किराए पे ले रखा है कुछ सालों के लिए, उनको वहां से उठा दिया। तो मतलब बिना किसी वजह के इलीगल तरीके से एक जगह पे अगर कोई किसान बहुत लंबे समय से खेती कर रहा है और उसको उठा के आपने बाहर फेंक दिया, इसको आप बोल सकते हो इलीगल एविक्शन। ये सब लोग जब आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लगे तो इनको क्या लगा, इनको ये लगा कि गांधी जी इनके टैक्सेस को बंद करवा देंगे, गांधी जी जो भी फॉरेस्ट रेगुलेशन है इनको अबॉलिश करवा देंगे। बहुत सारे फॉरेस्ट विलेजेस में गांधी जी ने बोल दिया स्वराज, और गांधी राज की स्थापना हो गई। सिंध नाम की जगह है जो आज की डेट में पाकिस्तान में, वहां पे मुस्लिम लीडर्स और पीजेंट्स खिलाफत कॉल से बहुत ज्यादा खुश थे। बंगाल में भी जो खिलाफत और नॉन कॉपरेशन अलायंस था इसका काफी स्वागत हुआ। कम्युनल यूनिटी और स्ट्रेंथ आई, कुछ समय पे जो दंगे वंगे हो रहे थे वो बिल्कुल बंद हो गए, हिंदू मुस्लिम में एक यूनिटी सी होती नजर आई। पंजाब में भी ये जो अकाली एजिटेशन चल रहा था करप्ट महंत के अगेंस्ट में, यानी ये जो महंत थे इन्होंने गुरुद्वारा के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल कर रखा था। तो इस इलीगल कंट्रोल को हटाने के लिए अकाली एजिटेशन हुआ, सिखों ने एजिटेशन किया। ये जो महंत थे इनकी ब्रिटिशर्स के साथ सांठगांठ थी, ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर गुरुद्वारा चलाते थे और नॉर्मल लोगों का गुरुद्वारा की फंक्शनिंग में कोई लेना देना नहीं था। तो इस मूवमेंट को भी क्लोजली एसोसिएट कर दिया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ। वैसे बिल्कुल फॉर्मली तो एसोसिएट नहीं हुआ था, बट इट वाज वेरी मच क्लोजली एसोसिएटेड विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आसाम में जो टी गार्डन लेबर्स थे वो गांधी महाराज की जय चिल्लाने लगे, उनको लगा कि गांधी जी का सपोर्ट करेंगे तो हमारी वेजेस बढ़ जाएंगी। इन्होंने ब्रिटिश ओन प्लांटेशन को छोड़ दिया और बोला कि हम तो गांधी जी के विशेष के हिसाब से चलेंगे, अगर आपको हमको वापस बुलाना है तो हमारी वेजेस बढ़ाओ। आसामीज जो वैष्णव सॉन्ग्स है, आसाम में बहुत तगड़ा वैष्णव ट्रेडिशन है, यानी विष्णु भगवान की पूजा का ट्रेडिशन है, विष्णु भगवान कृष्ण भगवान की पूजा का ट्रेडिशन है बहुत जबरदस्त आसाम में। तो भैया जो आसामीज के वैष्णवी सॉन्ग थे ये कृष्णा को रेफर करने लगे एज गांधी राजा। गांधी जी को यहाँ पे भगवान की तरह देखा जाने लगा। यहाँ पे देखिए गांधी जी का एक रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे आपको एक पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है महात्मा गांधी जी को। देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी जी को कृष्ण भगवान बैठे हैं पीछे रथ में और उनके रथ को महात्मा गांधी जी चला रहे हैं। और आप देखिए यहाँ कौन कौन खड़ा है, सुभाष चंद्र बोस साहब खड़े हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू जी खड़े हुए हैं, यहाँ बाल गंगाधर तिलक जी हैं, मोतीलाल नेहरू लाला लाजपत राय जी हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि महात्मा गांधी जी इस रथ को चला रहे हैं और कैसे बाकी नेशनलिस्ट लीडर्स को वो गाइड कर रहे हैं। तो भैया मतलब कि महात्मा गांधी जी को यहाँ पे भगवानों से कंपेयर किया जाने लगा। तो मसीहा बन गए थे महात्मा गांधी जी सबके, सबको ऐसा लग रहा था कि एक मसीहा आया है जो हमको हमारी गरीबी से हमारी माइजरी से बाहर निकालेगा। अब यहाँ पे गांधी जी का एम क्या था, क्लास यूनिटी बनाना, ठीक है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट एम नहीं था। तो कहीं ना कहीं क्लास यूनिटी का मतलब क्या है कि जमींदार नीचे के पीजेंट्स का ध्यान रखेंगे, पीजेंट्स भी जमींदार की बात मानेंगे, तो इसको आप बोल सकते हो क्लास यूनिटी। और क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्या है भैया, जमींदार तो खून चूस रहे थे ना किसानों का। तो अगर महात्मा गांधी जी जमींदारों से बोल भी देंगे कि तुम पीजेंट्स का ध्यान रखो, अभी पीजेंट्स का ध्यान रखने के लिए जमींदारों को पैसा ज्यादा खत्म करना पड़ेगा, और सारा पैसों का तो खेल था, ब्रिटिशर्स इंडिया में थे ही पैसों की वजह से, लूटने की वजह से। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे केसेस में गांधी जी को जो लोग फॉलो कर रहे थे ना, वो एक्चुअली में गांधी जी के आइडियाज को जानते भी नहीं थे, ठीक है। फिर भी लोगों को ऐसा लग रहा था कि गांधी जी उनको बचाने के लिए आए हैं। और बहुत जगहों पे जहां पे लोगों ने अचीव किया अपने मूवमेंट को चला के, वहां पे उन्होंने गांधी जी को अपने अचीवमेंट्स के लिए क्रेडिट किया। कहीं ना कहीं देखिए जब गांधी जी मूवमेंट चला रहे थे ना इंडिया में, अंग्रेजों की हालत खराब थी। अंग्रेज सोच रहे थे करे तो करें क्या। आप देखिए एक पावरफुल मूवमेंट होगा पीजेंट्स का प्रतापगढ़ नाम की जगह यूनाइटेड प्रोविंसेस में। यूनाइटेड प्रोविंसेस आज का प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, यहां पे एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट चलाया गया और फाइनली इलीगल एविक्शन ऑफ टीनेंट्स को यहां पे बंद कर दिया गया। लेकिन यहां के लोगों ने खुद मूवमेंट करा और श्रेय दिया गांधी जी को। अभी बहुत सारे लोगों ने बोला है कि यहाँ पे गांधी जी को श्रेय देना गलत है, ये तो लोगों ने मूवमेंट किया। देखिए बिल्कुल सही बात है, लोगों ने मूवमेंट किया और श्रेय लोगों को ही जाना चाहिए। बट आप देखो दोस्तों, एक नेशनलिस्ट फीलिंग की जो भावना पूरे देश में आ रही थी वो गांधी जी की वजह से आ रही थी। पहले जब कहीं पे रेवोल्यूशन होता था, मूवमेंट होता था, उसको अंग्रेज बड़े आसानी से दबा देते थे, क्योंकि वो स्पोरेडिक इंस्टेंसेस होते थे, कहीं कहीं पे एकदम से उड़ जाते थे। तो अंग्रेजों के लिए दबाना, डंडा मार के चुप करा देना बहुत आसान था, सप्रेशन बहुत आसान था। लेकिन गांधी जी के चलते
पूरे देश में ऑर्गेनाइज तरीके से ब्रिटिश अपोजिशन होने लगा और इससे ब्रिटेन वाले लोग नर्वस होने लगे। ब्रिटिशर्स को डर न लगने लगा कि ये एक्चुअली में हो क्या रहा है। एक बात और बोलना चाहूंगा यहाँ पे, अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ डिस्टर्बेंस वाली वॉइस आ रही है, वो एक्चुअली में यहाँ पानी बहुत तेज बरस रहा है तो शायद उसके लिए आ रही होगी, तो थोड़ा एडजस्ट करिए। फिर आप देखोगे कि बहुत सारी जगहों पे गांधी जी के नाम पे ट्राइबल्स और पीजेंट्स ने कुछ ऐसे काम भी किए जो गांधीयन आइडियल्स के साथ मैच नहीं करते, यानी उन्होंने वायलेंस की टैक्टिक्स अपनाई। और गांधी जी की टैक्टिक्स बिल्कुल क्लियर थी कि भैया मैं वायलेंस के सिद्धांत को कभी भी रिकॉग्निशन नहीं दूंगा। फिर आगे देखते हैं, इट वॉज ही हु गॉट बेदखली स्टॉप्ड इन प्रतापगढ़। यहाँ पे सीआईडी की एक रिपोर्ट है, किसान मूवमेंट इन इलाहाबाद में, जो किसान मूवमेंट हुआ था इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में जनवरी 1921 की, वहां की सीआईडी की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट क्या बोलती है कि भैया गांधी जी के नाम का सिक्का चलने लगा था, द करेंसी विच मिस्टर गांधी नेम इज एक्वायर्ड। मतलब कहता है ना कि किसी नाम की धाक चलने लगी हो, गांधी जी के नाम की धाक चलने लगी थी। अभी भैया जो बाहुबली टाइप के लोग होते हैं, जो 15-20 गुंडे पाल के रखते हैं, वो कहीं पे जाके किसी को भी डंडा मारा, उनकी धाक तो सुना होगा, लेकिन एक ऐसा फकीर इंसान जो केवल एक शॉल लपेट के धोती पहन के चल रहा है डंडा लेके, उसके नाम का सिक्का चलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो ये जो ब्रिटेन की जो सीआईडी रिपोर्ट थी, ये क्या बोलती है कि भैया गांधी जी का नाम का सिक्का जिस लेवल पे चल रहा है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक महात्मा आ गया, एक साधु, एक पंडित आ गया है जो कि एक देवता है, इलाहाबाद में रहता है, और भाई वो हर चीज बंद करवा देगा, वो हमारी माइजरी बंद कर देगा, हमारी गरीबी दूर कर देगा। ये जो बेदखली चलती है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो इलीगल इविक्शन, जिसको थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको समझाया, इसको बंद करवा देगा। तो इन सब से, इनफैक्ट गांधी जी के नाम से लोगों को एक जोर मिल रहा था। और यहां पे लोग क्या समझ रहे हैं कि गांधी जी इज नॉट थॉट टू बी एंटागोनिस्टिक टू द गवर्नमेंट बट ओनली टू द जमींदार्स, वी आर फॉर गांधी जी एंड फॉर द सरकार। यहां पे लोगों को ऐसा लग रहा है कि अरे भाई गांधी जी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है, गांधी जी तो जमींदारों के अगेंस्ट है। जबकि एक्चुअली में अगर आप गांधी जी की थॉट प्रोसेस देखोगे तो गांधी जी क्लास यूनिटी चाहते थे। तो वो चाहते थे कि जमींदार रहें और वो ध्यान रखें पीजेंट्स का। तो लोगों के समझने में गलती हो गई, और लोगों के समझने में गलती इसलिए हुई क्योंकि हर कोई गांधी जी को अपने अपने हिसाब से समझना चाहता था। हर कोई अपनी लोकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन चाहता था, और वो लोकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन वो गांधी जी की मेथोडोलॉजी में ढूंढ रहे थे। क्योंकि गांधी नाम का सिक्का पूरे देश में चल रहा था, तो सबने अपने अपने काम को गांधी जी के साथ एसोसिएट कर दिया। तो जो जमींदारों से परेशान है उसने क्या बोला कि गांधी जी जमींदारों के अगेंस्ट है। ओके, तो इस तरीके की बातें यहाँ पे होने से नजर आएंगी। फिर हम बात करते हैं हैपनिंग्स ऑफ 1922 टू 1929। लेकिन महात्मा गांधी जी की जब आइडियोलॉजी वायलेट होने लगेगी ना, तो वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फरवरी 1922 में सस्पेंड कर देंगे। हुआ क्या दोस्तों कि चौरी चौरा कांड हो गया। लोग, चौरी चौरा नाम की जगह है, ये शायद गोरखपुर के पास है, हाँ गोरखपुर के पास ही है। तो गोरखपुर के पास ये जो चौरी चौरा नाम की जगह है, यहाँ पे पीजेंट्स रिवॉल्ट कर रहे थे। अभी क्या हुआ कि पुलिस स्टेशन से कुछ पुलिस वाले निकले और उन्होंने गोली चला दी। लोगों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उस पुलिस वालों को उसी पुलिस स्टेशन में बंद करके पुलिस की पूरी पुलिस चौकी जला दी, सारे पुलिस वाले मारे गए। ये बात देख के दोस्तों आप देखोगे कि भैया मूवमेंट गांधी जी की आइडियोलॉजी से अलग जाने लगा। गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या है, आपको कोई डंडा मारे तो आप डंडा खा लो, आपके अगेंस्ट कोई गलत करे तो आप गलत सुन लो, पर वो तो हो ही नहीं रहा था। यहाँ तो पलट के वार करने लगे लोग। ये गांधी जी को पसंद नहीं आया और गांधी जी ने बोला कि वायलेंस होने लगा है, अब मैं मूवमेंट को वापस ले रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि आप कुछ वीडियोस देखो जाके दोस्तों। ये देखिए आपके सामने नजर आ रही है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मेरे नाम के साथ सर्च मारिए। ऑलरेडी 71,000 लोग इस वीडियो को देख चुके हैं, तो आप जाके इस वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पे चौरी चौरा जो इंसिडेंट हुआ था 1922 का, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 कैसे शुरू हुआ और कैसे खत्म हुआ चौरी चौरा कांड में, ये दोनों मैंने आपको समझाया है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, आप जिसमें चाहे देख सकते हो। फिर भैया खिलाफत के मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ कैसे जोड़ा गया, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, आपको सामने नजर आ रही है। खिलाफत मूवमेंट को मेरे नाम के साथ सर्च मार दीजिए, वीडियो मिल जाएगी। आगे जब सिविल डिसोबीडियंस में पहुंचूंगा तो भी बताऊंगा, आप सिविल डिसोबीडियंस वाली भी देख लेना। नीचे आपको रोलेट सत्याग्रह नजर आ रहा होगा, रोलेट सत्याग्रह 1919 में क्या हुआ ये भी जाके देख लीजिए। मैं आपको होलिस्टिक तरीके से आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रहा हूं, आपको नॉलेज दे रहा हूं। एग्जाम की प्रिपरेशन तो मैं फिर भी सेकेंडरी रखता हूं, नॉलेज को कैटर करना, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना, अपनी हिस्ट्री के बारे में जानना, ये सबसे पहले जरूरी है। ठीक है, तो आप देखोगे चौरी चौरा में बहुत सारे लोग मर जाएंगे। ये जो पीजेंट्स थे जो प्रोवोक हो गए थे, किसकी वजह से, पुलिस ने इनके ऊपर गोली चला दी थी।
अब यहाँ पे इस इंसिडेंट के बाद में महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया। महात्मा गांधी जी ने बोला ये क्या बवाल है भाई, मैंने तो नॉन वायलेंस की आइडियोलॉजी दी है, आप वायलेंस कैसे कर सकते हो, मैं मूवमेंट सस्पेंड कर रहा हूं। भाई पागल हो गए इंडिया में लोग। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये जितने भी लीडर्स थे ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के सस्पेंशन के बाद ही उठ के आगे आएंगे और कहीं ना कहीं गांधीयन आइडियोलॉजी से वो अपने आप को अलग कर लेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद गांधी जी के फॉलोअर्स ने क्या बोला कि हम कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे, रूरल एरियाज में जाके लोगों के लिए काम करेंगे। यहीं पे इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक तबका निकल के आएगा जिसके लीडर थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये बोलेंगे कि ठीक है आप कंस्ट्रक्टिव वर्क वाली जो बात बोल रहे हैं वो सही है, बट हमको काउंसिल्स में यानी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में घुस के इलेक्शन लड़के गवर्नमेंट पॉलिसी को बदलने की कोशिश की जानी चाहिए। तो यहां पे ऑलमोस्ट एक ब्रेक होने वाला था। इस टॉपिक को समझने के लिए दोस्तों आप एक काम करो कि ये जो मेरी वीडियो है प्रो चेंजर स्वराजिस्ट वर्सेस नो चेंजर्स डिबेट, ये आप जाके देखें। तो प्रो चेंजर्स मेरे नाम के साथ सर्च मार दीजिए, स्वराजिस्ट मेरे नाम के साथ सर्च मार दीजिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। यहां पे मैंने चीजें आपको समझा दी हैं। तो यहां पे भी इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक फूट सी बनती नजर आ रही थी। एक तबका ऐसा था जो गांधी जी को फॉलो कर रहा था और कह रहा था गांव में जाके हम कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे। एक तबका ऐसा था कि हम काउंसिल में एंट्री करेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। अब यहां पे फिर से कांग्रेस के अंदर फूट ना पड़ जाए, इसलिए गांधी जी ने चित्तरंजन दास साहब से बोला और मोतीलाल नेहरू जी से बोला कि चलिए ठीक है, आप जो कर रहे हैं आप वो करिए, आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर रह के ये करिए। और जो गांधीयंस थे वो मिड 1920s में अपना सपोर्ट बेस बढ़ाने लगे, रूरल एरिया में जाके लोगों के लिए काम करने लगे और ये काम बहुत कारगर सिद्ध होगा बाद में। जब बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे गांधी जी 1931 1930s में, उस समय पे ये जो फैन फॉलोइंग बनाई थी गांधी जी ने और गांधी जी के फॉलोअर्स ने, ये फैन फॉलोइंग काफी काम आएगी। 1920s में कुछ और दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना, एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की अपनी ही एक अलग आइडियोलॉजी थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आप जानते हो एक लेफ्टिस्ट एक्सट्रीम लेफ्ट आइडियोलॉजी है, और हिंदू ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ये देश को एक हिंदू राज बनाना चाहता था। यहाँ पे आपको चित्तरंजन दास साहब नजर आ रहे हैं, एक मेजर रोल प्ले किया इन्होंने हमारे फ्रीडम मूवमेंट में। लॉयर थे ईस्ट बंगाल के, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। तो इसी समय पे 1920s में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उठेगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उठेगी, भगत सिंह भी इसी समय पे उठेंगे। भगत सिंह का नाम सुना है ना आपने, तो भगत सिंह भी इस समय पे उठेंगे। यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन नजर आ रहा है साइमन कमीशन का, इसके ऊपर मैं अगली वीडियो में आऊंगा दोस्तों। अभी के लिए मैं अपनी वीडियो खत्म कर रहा हूँ। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। 20-22-25 मिनट के लगभग की मैं अपनी वीडियो रखता हूँ। जल्दी ही चैप्टर खत्म होने वाला है, मैं 8th क्लास की हिस्ट्री बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। हो सकता है जब तक आप ये हिस्ट्री देख रहे हो तब तक 8, 9, 10th 11th 12th सबकी हिस्ट्री खत्म हो गई हो। गुड बाय।